इश्यूज भी थे और डॉक्टर धीरेन और डॉक्टर शिखा दोनों नहीं, बिजी मेरे थे। आई एम द कल्प्रिट, नॉट द शिखा, नो आई नो, एम द कल्प्रिट। वेरी सर। सो बहुत सर बहुत सिंपल शब्दों में ना हम बात करेंगे अबाउट कोविड एंड चिल्ड्रन। देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स हु हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैम ने भी यही कहा कि हम सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में लोगों से बात करें और लोगों को थोड़ा अवेयर करें, क्योंकि पीपल आर एक्चुअली स्केयर्ड बिकॉज ऑफ द थर्ड वेव, कि थर्ड वेव आने वाली है। एंड कल भी जैसे डॉक्टर गुलेरिया का कहा गया कि अनदर 6 to 8 weeks थर्ड वेव माइट हिट अस। सो मैं क्वेश्चन सबसे पहले यही करूंगा कि अगर कि थर्ड वेव आने वाली है तो क्या आपके क्या प्रिडिक्शंस हैं? व्हाट डू यू थिंक, थर्ड वेव आने वाली है, कब तक आएगी, एंड वो बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकती है? डॉक्टर धीरेन, आपसे चालू करूंगा मैं पहले। देखो डॉक्टर निश्चल, हाँ जी देखो डॉक्टर निश्चल, ये दोनों क्वेश्चन बड़े हाइपोथेटिकल हैं। एक जी। ये तो पक्का बात है, पक्की बात है, थर्ड वेव आएगी और हम्म। प्राइमरीली पीडियाट्रिक को अफेक्ट करेगी, बिल्कुल ये हाइपोथेटिकल है। कोई भी वेव अच्छा। आएगी वो प्राइमरीली एडल्ट को अफेक्ट करेगी एंड उसके साइड से पीडियाट्रिक को अफेक्ट करेगी। जो ये हम्म। इसका जो बेसिस है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। एंड ओके सर। टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, गवर्नमेंट हम्म। इस बार कुछ कर नहीं पाई, दे आर फीलिंग शेम अबाउट इट। हम्म। एंड दिस इज अ वे कि वो डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों को, जिससे जी शेर आया। बट हैविंग सेड दैट, जी। हमें थर्ड वेव के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए। जो इस हम्म। बार मींस जो चाहे पॉलिटिशियंस को ले लें, चाहे किसी को भी ले लें, शर्म तो जरूर आई होगी, जैसे लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिले, जैसे लोगों को बेड्स नहीं मिले, जैसे लोगों जी जी को जी। ऑक्सीजन नहीं मिले। तो आई थिंक ये चीज, ये जो शर्मनाक जो हुआ था हादसा, ये फिर ना दोहराया जाए। तो हमें हाँ जी। हर हाल में, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे पीडियाट्रिक हो, चाहे नियोनेटल हो, न्यूनेटोलॉजी हो, हमें पूरी हम्म। तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। अपने हेल्थ केयर सिस्टम को पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा और हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा और सबके अंदर कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट सेटअप्स भी उतने ही अच्छे हैं। जो पिछले जी 70 साल में हम नहीं कर पाए, ये अगले 7 महीने में हमें करके दिखाना पड़ेगा। ना केवल प्राइवेट सेटअप बट गवर्नमेंट सेटअप्स भी कैपेबल हैं हम लोगों के डिजीजेस को टैकल करने के लिए। टैकल ये करने में, मेरी एग्जैक्टली। थिंकिंग है, ये मेरी थॉट प्रोसेस है। तो डॉक्टर शिखा, इसमें इसी कंटिन्यूशन पूछूंगा कि अपनी अभी सेकेंड वेव में आपने आपको क्या लगता है कि बच्चे कितना इफेक्ट हुए, और अगर हुए तो किस एज ग्रुप के बच्चे सेकेंड वेव में कोविड में ज्यादा इफेक्ट हुए थे? आपके आई एक्सपीरियंस से आपको क्या पर्सनली लगता फील दैट दोनों फर्स्ट वेव्स और सेकेंड वेव्स में बच्चे लगभग उतना ही अफेक्ट हुए जितना कि एडल्ट्स अफेक्ट हुए थे। है? There ओके। was not much difference in the first wave and the second wave. सिर्फ हम्म। सेकेंड वेव में ये हुआ कि द नंबर ऑफ पेशेंट्स वाज टू मच। अगर ओके। दिल्ली में वी हैड 13,000 cases from last year till this year, just in the month of April and May, we had more than 14,000 to 15,000 cases. So दैट इज द रीजन आपको ये लग रहा है कि बच्चे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। बच्चे तो उतने ही इफेक्ट हुए जितने कि फर्स्ट वेव में इफेक्ट हुए थे। सो कोई बच्चे पर्टिकुलर ऑलमोस्ट एज सेम ग्रुप? प्रपोर्शन में अच्छा, नहीं किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में, किसी इफेक्ट एज हुए हैं। ब्रैकेट में? एंड कोई भी ऐसा एज ग्रुप स्पेसिफिकली हम नहीं कह सकते हैं। जिनके घर में कोविड आया उनके बच्चों को यूजली कोविड हो गया एंड 90% ऑफ द चिल्ड्रन वेर एसिम्प्टोमेटिक, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। 90% बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होके निकल गए। हल्का से 1 या 2 दिन का बुखार था, खांसी जुकाम था, कोई लूज मोशंस थे और वो 2-3 दिन में ठीक हो गए थे। इट राइट वॉज ओनली राइट। द 10% पेशेंट्स और 10% चिल्ड्रन हु हैड सम प्रॉब्लम, एंड उसमें से भी हर एक को हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं पड़ी है। नहीं पड़ी, So राइट। there was no difference in the first and the second wave as such. सो I don't know, अगर मैं धीरेन अभी ने कुछ बात और देखा हो तो बता सकते हैं। हाँ डॉक्टर धीरेन, आपका एक्सपीरियंस इस मामले में कि किस एज ग्रुप में बस बच्चे ज्यादा इफेक्ट हुए? इसमें नहीं, आई टोटली एग्री डॉक्टर शिका। बस एक चीज है, इस बार जो फीवर आया है बच्चों में, जिनके अंदर सिम्टम्स आए हैं, उनके अंदर थोड़े से कुछ पेशेंट्स में लंबे सिम्टम चले हैं एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव। First और wave, yeah, that's सेकेंडली, हाँ, थोड़ा सा लंबा बुखार, क्रिटिकल इलनेस, आई एग्री डॉक्टर शिखा के साथ कि भाई वैसी ही रही जैसी फर्स्ट वेव में थी। सेकेंडली हम्म। इस बार एडल्ट, क्योंकि मैं एडल्ट भी मैनेज करता हूँ, जी तो जी जी। एडल्ट्स में इस बार यंग एडल्ट्स काफी ज्यादा अफेक्ट हुए, जो 25 साल से 22 साल से लेके 45 ईयर तक।
और उनके अंदर हम्म। मोर्टेलिटी मतलब डेथ्स भी काफी हुई, मोर्बिडिटी भी काफी कैजुअलिटीज हुई, उनमें ही लंग्स ज्यादा हुई हैं आई गेस, यंग एडल्ट्स में, यंग एडल्ट लंग्स पॉपुलेशन भी में डैमेज हो कैजुअलिटीज। गई। और जो 55 ईयर के ऊपर थे जिनको फुली वैक्सीनेटेड थे वो एक्चुअली में कैजुअलिटीज से काफी हद तक बचे रहे। डिजीजेज उनको हम्म। भी हुई, सीवियर डिजीज भी हुई, लेकिन काफी हद तक कैजुअलिटी से बचे रहे। जो मेनली अनवैक्सीनेटेड 21 ईयर से लेके 45 ईयर्स तक थे, ये मैंने हम्म। पर्सनली देखा, बिल्कुल डिफरेंस रिमार्केबल था पिछली वेव और इस वेव में यंग हम्म। एडल्ट्स को लेके। पिछली बार जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, हमें तो हो ही नहीं सकता, तो बड़े खुलेआम हाँ जी। घूम रहे थे। अब मैं देखता हूँ सबके अंदर डर है। और हम्म। मतलब जो मैं तो 51 का हो गया हूँ, मैं ना इधर का ना उधर का, लेकिन वैसे बता रहा दो हूँ मैं दर आपको। अब जी फर्स्ट जी जी। टाइम ऐसा मैं देख रहा हूँ जो यंग लोगों के अंदर भी डर है कि कोविड कैन स्ट्राइक देम। अदरवाइज ये फर्स्ट वेव में वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। ये तो मतलब जरा ओल्ड पॉपुलेशन को ही ये होता है, ये ओल्ड गलत होगा। है। तो सर बिल्कुल। क्या आपने ऐसा ऐसा भी एक ट्रेंड देखा कि जिनको लास्ट ईयर फर्स्ट वेव में कोविड हुआ था, क्या उनको सेकंड वेव में कोविड हुआ? और क्योंकि वो कह रहे थे हाँ फर्स्ट वेव में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं तो हमको नहीं होगा, लेकिन सेकंड वेव में हुआ, और अगर हुआ तो क्या उनमें कैजुअलिटीज भी ज्यादा हुई या दे कुड रिकवर इजीली? मैं ये कहूंगा कि उनमें से जो 900 पेशेंट मैंने मैनेज करे, उनमें से 100 पेशेंट वो थे जिनको फर्स्ट वेव में हुआ। उसके बाद हम्म। उसमें से 50 ऐसे थे जिनको फर्स्ट वेव में भी हुआ, सेकंड वेव में भी हुआ दिवाली के पास, और थर्ड वेव में भी हुआ। सो कहने का ओके। मतलब है देर इज नो हम्म। रूल, वन। हम्म। सेकंड, जी। ऐसा भी नहीं है कि उनको मोर्टेलिटी या मोबिलिटी नहीं हुई, उनके अंदर हम्म। सीवियर कोविड निमोनिया भी हुआ। सो हम्म। क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज पुरानी थी लेकिन वायरस नया आ गया, वायरस नया आ गया, म्यूटेटेड वायरस आ म्यूटे गया नया, तो वो यस यस प्रॉब्लम आ गई। म्यूटेशन से काफी फर्क पड़ा है। सो हम्म। इसलिए मतलब जो एंड पॉइंट है अल्टीमेटली आपको कोविड से प्रिवेंट करने का जो भी यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो तो लेना ही पड़ेगा। बट हम्म। वैक्सीनेशन अपने आप को जल्दी से जल्दी कराएं अगर आपको जल्दी मोर्टेलिटी करवा। मोबिलिटी से बचना है। ठीक है। तो मैम आपसे मैं इसमें इसी क्रम में एक दूसरा सवाल पूछूंगा कि अब जैसे सेकंड वेव डिक्लाइन पे है, सो डू वी स्टिल नीड टू बी कॉशियस? अब जैसे गवर्नमेंट भी कह रही है कि थर्ड वेव आने वाली है और लॉकडाउन खुल गया है, लोग पहले अभी जब तक अप्रैल मई में तो लोग डबल डबल मास्क लगा के चल रहे थे, बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाल रहे थे, तो अब बच्चों को लेकर के क्या चीजों का ध्यान रखना है और किस तरह से हम क्या प्रिकॉशंस लें कि बच्चों को, कि भाई अभी हमें लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, पहली बात तो ये, और लें तो क्या स्पेसिफिक प्रिकॉशंस बच्चों को लेकर के हम? देखो बच्चे तब जैसे बचेंगे जब आप हम्म। बचोगे। अच्छा, सॉरी सॉरी जैसे अभी कंटिन्यू। डॉक्टर अच्छा धीरेन मैम, ने फिर बोला हाँ जी। कि जिनको फर्स्ट वेव में हुआ उनको सेकंड वेव में भी हुआ, कई लोगों को हम्म। थर्ड टाइम भी हुआ। सो जस्ट हम्म। बिकॉज आपको एक बार ही कोविड हो गया है या आपने वैक्सीन लगवा लिया है उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको जी। जो सिंपल रूल्स हैं जो पिछले 1.5 साल से सिखाए जा रहे हैं, SMS दैट इज सैनिटाइज करना, मास्क पहनना और सेफ डिस्टेंस मेंटेन सोशल करना, डिस्टेंसिंग। वो हाँ जी। सबको करना पड़ेगा। ठीक है, वो चाहे राइट। आपको कोविड हो चुका है, चाहे आपके घर में सबको कोविड हो चुका है, चाहे आपने वैक्सीन 2 लगवा लिए हैं, चाहे आपके एंटीबॉडी लेवल्स बहुत अच्छे हैं, तब भी हम्म। आपको अपने आप को इन तीनों चीजों का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। दूसरी ठीक बात है। यह है कि जब आप प्रोटेक्टेड रहेंगे तो हम्म। ऑटोमेटिकली आपके बच्चे प्रोटेक्टेड रहेंगे। बच्चे, अगर आप कह रहे हैं कि बाहर जा ही नहीं रहे, तो बच्चों को होगा हम्म। कहाँ से? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे कहीं घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो कोई ना कोई एडल्ट उनके लिए लेके आएगा। सो अगर राइट। एडल्ट अपने आप को वैक्सीनेट करके रखेंगे, एडल्ट अपने आप को प्रॉपरली मास्क लगा के सैनिटाइज करके रखेंगे, तो जब एडल्ट इन्फेक्शन घर नहीं लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों को भी नहीं होगा। राइट। राइट। बच्चों के बारे में जैसा बताया गया कि मास्क के बारे में लेस देन 5 इयर्स, अभी रिसेंट जो रिकमेंडेशंस आई हैं WHO से, इसकी लेस देन 5 इयर्स को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और वो सफोकेट हो सकते हैं। 6 से 11 साल की उम्र के बच्चे, दे कैन वेयर अ मास्क provided they know how to use it properly and they are comfortable with it and they have an adult who is supervising them to use a mask. More than 12 ओके। years, yes, everybody should wear a mask. मास्क पहनने के लिए भी उनको आपको मास्क एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना है कि मास्क को गंदे हाथों से हाथ नहीं लगाना है। जब आप मास्क उतार रहे हैं तो हाथ धो के फिर आपने किसी और चीज को हाथ लगाना है। हाँ जी। मास्क बच्चों के लिए कौन से लेने हैं? अट्रैक्टिव से ले सकते हैं, कपड़ों वाले ले सकते हैं, डिस्पोजेबल ले रहे हैं तो इंश्योर दैट आप उसको फेंक रहे हैं, सेम हम्म। मास्क को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सो हम्म। प्रिकॉशंस तो सबको लेनी है। इनफैक्ट ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं और आप उनको बोलिए कि आप मास्क ठीक से लगाइए, तो उनका एक सीधा सा जवाब होता है, मैडम हमें तो कोविड हो गया।
ठीक है, तो उनको ये बता नहीं, दें कि आप आपको जैसे आप कोविड ये हो बात भी करें, गया, बच्चों के तभी लिए आपने आपको बोला, दोबारा हो सकता है, और आप ट्रांसमिट कर सकते हो, आप डॉक्टर को दे सकते हो, राइट आप ओपीडी में जो बाकी लोग हैं उनको दे सकते हो। तो ये जो राइट मिथ राइट, है कि हमें कोविड हो गया और हमने वैक्सीन लगवा ली तो अब हम बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, हमारे पास रामबाण आ गया, ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं है। डॉक्टर है ऐसा। धीरेन, इसमें एक चीज पूछूंगा आपसे मैं कि जैसे पेरेंट्स कई आके बच्चे कहते हैं कि बच्चे हमारे बाहर खेलने जा रहे हैं, तो वो मास्क पहन के खेलें या बिना मास्क के खेलें, क्या करें? मतलब चाहे अपनी गली में ही खेल रहे हैं या छत पे खेलने जा रहे हैं, क्या उस टाइम पे, जैसा मैम ने ही बोला कि भी बच्चे सफोकेटेड फील करते हैं, क्या वो कितना, मतलब खेलते वक्त, क्योंकि बच्चों को प्लेफुल एक्टिविटीज कराना भी इस टाइम में बहुत जरूरी है, तो क्या बच्चे खेलते हुए मास्क पहने या ना पहने? देखो, इसका क्या बहुत ही आपका टेक मुश्किल है? आंसर है। जी प्रैक्टिकल जी। बात करो तो कोई बच्चा मास्क नहीं पहनेगा खेलते वक्त। और हाँ जी। जैसे ही बच्चे, मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेस देन 12 ईयर वाले बच्चों को सिखाना कि तुम मास्क पहनो, आई मीन टू से एक में से 10 बच्चा होगा जो तैयार होगा। हाँ जी। मेरे हिसाब से सबसे पहले एडल्ट्स को ये प्रॉपर जो कोविड रिलेटेड बिहेवियर है जरा ठीक से फॉलो करें। जब एडल्ट ठीक से फॉलो करता है, बच्चे अपने आप ही एडल्ट्स को फॉलो करने लगते हैं। फॉलो करने लग सेकंड, जाता है, राइट। वैक्सीनेशन हो गया है या कोविड हो गया है, वो आप अभी भी इन्फेक्ट कर सकते हो, भले ही आपको लाइफ थ्रेटनिंग एलिमेंट ना हो, जो डॉक्टर शिकाने का बिल्कुल परफेक्ट बात। तीसरा, एक और बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए आप 12 ईयर के ऊपर अगर आप किसी को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालते हो, स्पेशली जी। एथलेटिक एक्टिविटी में या साइकिलिंग में, जब आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट या जब आपकी रेस्पिरेशन बहुत फास्ट हो जाती है, तब जी। आपको मास्क हाइपोक्सिक कर सकता है। हाँ ठीक जी। है ना? लेकिन जब आप अकेले में हो मान लीजिए मैं अकेले हूँ, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, एक पार्क में जॉगिंग कर रहा हूँ, लोग आप मेरे पास नहीं है, तब आप मास्क पहन के अगर बहुत फास्ट ब्रिस्क वॉक करोगे या जॉगिंग करोगे तो आपको हार्म भी कर सकता है। एक टेक्निकल इशू है इसमें। हाँ तो जी। हाँ जी। लेकिन उस समय आप किसी से इन्फेक्शन एक्वायर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक हम्म। इंसान का दूसरे इंसान से जो कांटेक्ट टाइम है वो बहुत कम है। सो व्हाट ठीक है। हैपन्स, हमें बड़ी प्रैग्मेटिक बात करनी पड़ेगी, हमें बड़ी प्रैक्टिकल बात करनी पड़ेगी। जब हम बहुत ओवर थियोरिटिकल हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी सारी चीजें डाइवर्ट हो जाती हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक फैमिली को देखा, वो इतनी पैरानॉइड थी, सब्जी वाले खरीदने के बाद सब्जी को KMNO4 में आधा घंटा, फिर जाके यूवी लाइट में आधा घंटा, और सब्जी खरीदते समय मास्क हटा दिया। तो वो आधी फैमिलीज इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो गई, कहती कि सर हमने तो ये चाइना से इतनी महंगा इक्विपमेंट मंगवाया, पूरे घर को फॉगिंग करते थे हम तो हर संडे, हमें कैसे हो हाँ, गया? हवे कैसे सो हो गया? एक इसको मैं नटशेल में डिस्क्राइब करता हूँ। एक ही हम्म। चीज आपको बचाएगी, वो है अप्रोप्रिएट मास्क। जो ये वेट मास्क, डिजाइनर राइट। मास्क है, ये अप्रोप्रिएट मास्क नहीं है, हमें ट्रिपल लेयर मास्क चाहिए, क्योंकि अब ये राइट। प्रूव हो गया है कि ये एरोसोल से स्प्रेड होता है, ये केवल हाँ वो जी। ये ड्रॉपलेट नहीं है। डन, आगे चलते हैं। हम्म। तो ये जो डिजाइनर मास्क हैं जिसके अंदर आपकी कोई ब्रांड है, उसमें आप ये देखें ट्रिपल लेयर है कि नहीं है, सबसे पहले यहां हम्म। से स्टार्ट करें। अब आगे चलते हैं। इस मास्क की यूटिलिटी जो हैंड वॉशिंग से या ये सैनिटाइजेशन से कहीं ज्यादा है। अगर हम 100 नंबर दें प्रिवेंशन के लिए, तो 99 नंबर आते हैं मास्क को, 1 नंबर आता है सैनिटाइजेशन को। इनफैक्ट CDC ने जो सैनिटाइजेशन को बिल्कुल हटा दिया है ऑलमोस्ट। हाँ जी। आपकी हैंड वॉशिंग सफिशिएंट है, आपको सरफेस क्लीन करने की जरूरत नहीं है। हम्म। सरफेस, हमारा क्या हो गया, चाहे गवर्नमेंट ले लो, लोग फॉगिंग में लगे हुए हैं। एक खुले पार्क में आपने देखा होगा, लाखों डॉलर लगा दिए हमने फॉगिंग करने के लिए, जी जी जी। जबकि आपको सारा फोकस मास्किंग हम्म। में करना चाहिए था। जब हम बहुत राइट। सारी एक्टिविटीज करते हैं डॉक्टर निश्चल किसी चीज के लिए, तो जब मल्टीटास्कर होता है, उसका जो मेन टारगेट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। सेम ओके सर। हमारे यहाँ भी एप्लीकेबल है। अभी जैसे सब डरे हुए हैं, तो आप पाओगे कि लोग हर तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम निकलेगा, लोगों का डर खत्म हो जाएगा। ये देखो नेचुरल टेंडेंसी है। जी। जैसे ही हमारे सर पे कोई मुसीबत आती है, हम डरे होते हैं, हम लोग सारी चीजें बड़ी अप्रोप्रिएटली करते हैं। जैसे ही डर खत्म होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, आप ह्यूमन को नहीं चेंज कर सकते। ह्यूमन नेचर को जी जी। 10% चेंज कर सकते हो, 20% चेंज कर सकते हो। एक इंसान जिंदगी के मजे लेने के लिए पैदा हुआ है। हम हम्म। डॉक्टर्स डरे रहते हैं क्योंकि हम डिजीज देखते हैं।
जी आम जनता को कोई मतलब नहीं है। आधी जनता को तो लगता है, अगर गांव में चले जाओ उनको क्या लगेगा, ये तो बड़े शहरों की बीमारी है, हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है। आप बड़े अमीरों शहरों की में वर्क बीमारी है, करो, अमीरों थोड़े की बीमारी टाइम अमीरों बाद की ये आपको बीमारी है। ये एक पर्सन तो मतलब मुझे डॉक्टर पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ये लगा है कि छोटे शहरों में आप जाइए तो वहां पर तो जो एसएमएस वाली बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, ये अर्बन सिटीज में ही लोगों ने फॉलो करे हैं। आप छोटे शहर में जाके देखें तो टोटली इनका कोई पूरा पूरा वायलेशन रहा है। जब तक गवर्नमेंट ने कर्फ्यू या गवर्नमेंट ने एक बहुत स्ट्रांग कर दिया कि भाई हम बाहर निकलोगे तो अरेस्ट हो जाओगे, वरना तब तक लोग प्रॉपरली बिना सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, के, पर बिना अब मास्क तो सेकंड वेव में, इस बार सेकंड वेव में जब ये वेव गांव तक पहुंच गई है और एक एक गांव में 8-8, 10-10, 15 लोगों की डेथ हुई है, तो ऑटोमेटिकली लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है कि ये बीमारी है। अदरवाइज वो इस चीज को नहीं मान रहे थे। सेकंड वेव में जब नंबर हैज गॉन 10 times than the first wave and it has moved to the rural areas, things have really, उनको भी स्ट्राइक किया कि कुछ है जिसके बारे में सही बोला जा रहा था। अदरवाइज लोग तो मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में मतलब मेरा एक सवाल ये है आप दोनों से ही कि क्योंकि बच्चे घरों के अंदर बंद हो रखे हैं, पेरेंट्स नहीं जाने देना चाहते, बच्चों के स्कूल्स ही बंद हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज आल्सो कमिंग अप इन द चिल्ड्रन एज वेल एज, क्योंकि ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी भी बढ़ रही है। बच्चे बैठे हुए हैं, वो सोशल मीडिया पे कभी बर्गर बनता हुआ देख रहे हैं, पिज्जा बनता हुआ देख रहे हैं, आस पेरेंट्स के आज ये बनाओ, तो स्वीट्स भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो एक्टिविटीज बिल्कुल रिड्यूस्ड है। और जैसा हमने कहा कि प्लेग्राउंड में कई जगह तो डिस्ट्रिक्ट्स में पार्क ही बंद कर रखे हैं। तो बच्चों को प्लेफुल एक्टिविटीज क्या क्या कराएं उनको करते हुए, मास्क अब हमने डिस्कस कर लिया कि मास्क नहीं पहन सकता बच्चा, तो क्या एक्टिविटीज हम कराएं ताकि ये चाइल्डहुड ओबेसिटी, ये सब चीजें, इन पे कुछ हम कंट्रोल कर सकें। या इस पे मैं कहूंगा टेक्निकली हमें जी ऐसी एक्टिविटी में बच्चों को डालना चाहिए। आज से 50% अलाउड है, पार्क आज ही खुला है। अभी आपने बोला तो जी जी 2 जी, घंटे पहले हमारे मंत्री जी ने खोल गाइडलाइन दिया है। है ना। अच्छा। तो अब आगे चलते हैं। तो इसमें क्या हम्म है, हमें ऐसे एक्टिविटी में चाहिए जहाँ पे स्टेग्नेशन ना हो। जैसे हम्म मतलब जहाँ पे बच्चे का आपस में स्टेग्नेटेड पीरियड ऑफ कांटेक्ट कम रहे। जैसे जी आप साइकिलिंग है, साइकिलिंग सेफेस्ट है, गॉट माय हम्म पॉइंट, क्योंकि आप जी जी क्विकली जी, जाते हो। तो आपके आप क्योंकि पास हाँ। कोई बच्चा दूर से, जिसके अंदर कोई एक टेक्निकल चीज है, एक बंद कमरे में, हम्म बंद कमरे में दूसरे बच्चे के साथ कांटेक्ट अगर कोई हम्म गेम होता है तो वो सबसे हम्म डेंजरस है। ठीक है, आगे ऐसा ऐसा गेम जिसमें स्लो पेस पे चलता है और जिसके हम्म अंदर 3 से 5 विदिन 2-3 मीटर आप इकट्ठे हो जाते हैं और स्लो पेस पे चलता है, वो हम्म सेकंड लेवल पे। जो सबसे हम्म, सेफ है वो है, जो भी गेम है, जैसे मान लीजिए आप रनिंग करते हो, सबसे हाँ सेफ जी है। भाई हमें तो ओबेसिटी से बचना है, हमें हाँ जी। अपनी हेल्थ को ठीक करना है। साइकिलिंग है ऐसी, जैसे मान हम्म लीजिए आप रेसिंग करते हो बच्चों के साथ, फाइन। हम्म बट अगर मैंने कल जैसे स्कूल, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया तो एक पार्क था, हम्म, पार्क में एक छोटा सा एरिया था जहाँ पे ये सब लगे हुए थे, झूले लगे हुए थे, ये सब जुड़े लगे लगे हुए हुए, थे। हाँ जी। तो आई फाउंड कि कम से कम 100 लोग बैठे हुए थे, हम्म, बिल्कुल पास पास चिपक के। तो आई मिनटू से वो भी आपका कोई फायदा नहीं हुआ ना, वो उसका फायदा आराम नहीं से हुआ, बैठे हाँ हुए जी। हो। तो कोई भी स्टेग्नेटेड गेम में ना डालें, हम्म कोई मूविंग गेम में डालेंगे तो आप मास्क नहीं भी पहनेंगे स्पेशली और थोड़े टाइम के हम्म लिए, तो आपको हार्म नहीं करेगा, जो फिजिबल नहीं होता है कई बार। कोशिश करें जी मास्क पहनने की, लेकिन अगर फास्ट मूविंग गेम में बच्चों को डालते हैं तो आपके दोनों हम्म पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। ये मेरी थिंकिंग हम्म, है और जो टेक्निकली भी करेक्ट है। ठीक है डॉक्टर शिखा, इसमें आप इसमें कुछ एक ऐड चीज करेंगे? इसमें हाँ एक जी। चीज मैं ये ऐड कर सकती हूँ कि मे बी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मे बी 4 years, 5 years, लेस देन 5 years, उसमें वी कैन हैव वन चाइल्ड क्लाउड, अ सेट हम्म ऑफ चिल्ड्रन जिनके जो 5 बच्चे इकट्ठे खेलते हैं। हम्म ओके, और उन 5 बच्चों के पेरेंट्स भी अगर आपको पक्का पता है कि वो उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं, सो यू कैन हैव दो हम्म सेम 5 children playing together with each other. But if the parents also have the same thought process as yours, राइट। क्योंकि आपको भी पता है कि उनके घर में बिल्कुल प्रॉपरली सब चीजें की जाती हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, सब कुछ है, तो आप वो 5 बच्चों को, सेम 5 बच्चों को, यू कैन लेट देम प्ले। बिकॉज प्रॉब्लम ये हो रखी है कि बच्चे आर गोइंग थ्रू, हमारे ओपीडी में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं वेर नॉन स्पेसिफिक सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम्म साइकोजेनिक कॉफ, बच्चा जस्ट खांस रहा है,
आप उससे पूछो कैसे खांसी होती है तो वो करके दिखाता है. सो दीज आर साइकोजेनिक कॉफ्स. Psychogenic पेट causes, में right. दर्द हो रही है. सो हम्म बहुत सारे मेंटल इश्यूज शुरू हो गए हैं बच्चों को, तो बिकॉज जैसे मैम चिल्ड्रन आर ये मेंट टू गेम्स बी विद हैं, ईच अदर. हाँ, जैसे अब सर ने बोला कि मिनिमम कांटेक्ट वाले गेम्स, पर जैसे पेरेंट्स के साथ खेलना चाहते हैं तो बच्चे यूजुअली पिकअप, मतलब जैसे टॉय इन द सेंस मैंने कह लिया, बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं पेरेंट्स के साथ या घर में सिबलिंग्स खेलना चाहते हैं, अपनी बिल्डिंग में खेलना चाह रहे हैं, बैडमिंटन खेलना चाह रहे हैं या टेबल टेनिस खेलना चाह रहे हैं, इस तरह के गेम्स खेलना चाह रहे हैं. क्या ये गेम्स, क्योंकि ग्रुप वाले गेम्स हैं, चाहे ग्रुप में या डुअल में गेम्स हैं, तो ये गेम्स ऐसे टाइम में बच्चों को के लिए खेलना कितना सही है? बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, देखिए या वही मतलब वाली क्रिकेट बात मतलब है घर में कि 2-3 लोग खेल रहे हैं. सेम सेट ऑफ बच्चे अगर रोज खेल रहे हैं, then it is okay. ओके. But then it is like the same family members are together. So same members are together. But if there is ठीक है, lot of mixing, then it is not advisable. ठीक Then है. we have to be very careful. अच्छा, अब एक बहुत ही मैं बहुत कॉमन क्वेश्चन आपसे दोनों से ही मैं पूछूंगा. एक तो आपके एक्सपीरियंस है कि अभी सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में वो कौन से बच्चे ज्यादा अफेक्ट हुए, जिनको पहले से कोई इलनेस या एलर्जी या कोई कोमोबिडिटी थी वो ज्यादा अफेक्ट हुए, या जो अदरवाइज नॉर्मल बच्चे थे जिनको थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम या वेदर चेंज पे या लाइफस्टाइल चेंज पे इलनेसेस हो जाती हैं, वो बच्चे अफेक्ट हुए? कौन ज्यादा अफेक्ट हुआ और किसके आगे अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं? देखो, इसमें ना दो तरह की बीमारी होती है. एक होता है एक्यूट कोविड, जो एडल्ट में निमोनिया और ये सब बनता है ना. दूसरा होता है पोस्ट कोविड MIS-C, मल्टी सिस्टम जी इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम, जो पीडियाट्रिक एज जी ग्रुप में ज्यादा खतरनाक होता है. अब जी. हम MIS-C की बात करते हैं तो MIS-C में कोई भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऐसा नहीं है. पहले लगा था ओबीज पेशेंट में ज्यादा होता है, फिर लगा कि कुछ कोमोबिडिटी होगी. ये हेल्दी पेशेंट्स में होता है जिनको कोविड के टाइम 90% को कोई सिम्टम नहीं हुआ था. हम्म ठीक है. अब हम सेकंड बात हम्म करते हैं एक्यूट कोविड में. एक्यूट कोविड में जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हुई है, थोड़े इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में हुई है, जिसमें मान लीजिए कोई इम्यूनिटी जिनकी कम थी, उसमें फिर भी थोड़ा बहुत ओबेसिटी या अनकंट्रोल डायबिटीज ने पार्ट प्ले किया. बट जैसे जी. मैंने हमारी पहले भी बात हुई, तो एक्यूट कोविड में अगर 100 लोगों को एडमिशन, एडल्ट को एडमिशन की जरूरत पड़ती है, मुश्किल से 1000 में से एक पीडियाट्रिक पेशेंट को भी नहीं एडमिशन की जरूरत पड़ती. मोस्ट ऑफ टाइम घर पे ही मैनेज हो जाते हैं. बट So हैविंग सेड दैट, अगर आपकी कोमोबिडिटी स्पेशली डायबिटीज या नॉट हाइपरटेंशन, ओबेसिटी है और हम्म इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे मान लीजिए कोई कीमोथेरेपी ले रहा है, जैसे कोई थैलीसीमिक है, इन हम्म पेशेंट्स में थोड़ा बहुत देखा गया कि इन लोगों को सिम्टम्स ज्यादा सीवियर हुए. बट ऐसा नहीं है कि जैसे एडल्ट में जो चीज रूल्स एप्लीकेबल है वो पीडियाट्रिक में बिल्कुल भी नहीं है. एक तो हम्म सीवियरिटी कम है. कोमोबिडिटीज में भी देखा गया काफी पेशेंट्स माइल्ड डिजीज करके ही रह गए हैं, जैसे नेफ्रोटिक हम्म सिंड्रोम हो गए. तो ओवरऑल कहने का मतलब है, जिन बच्चों को कोमोबिडिटीज है, उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान तो रखना ही है. बट इन जनरल पीडियाट्रिक हम्म एज ग्रुप में क्या है, वो उनको डिजीज ना भी अफेक्ट करे, लेकिन वो कहते हैं ना, रायता फैला सकते हैं घर में. हम्म. अगर वो इन्फेक्शन एक्वायर कर लें तो अपने एल्डरली को दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं. तो दे आर इक्वली डेंजरस. तो उनका मैम इसी तरीके से इन्फेक्शन अगर एक्वायर एलर्जिक करना. बच्चे हैं, हाँ सॉरी सॉरी सर. एलर्जिक और एस्मा में नहीं, एलर्जिक और एस्मा में ये पाया गया, बल्कि उल्टा लगा कि एलर्जिक और एस्मा में ज्यादा तंग नहीं करता ये. इवन एडल्ट में जिनको एस्मा था, उनको भी ज्यादा तंग नहीं करता कोविड. एंड सो एलर्जी और एस्मा फॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा फॉर्चुनेटली परेशानी का सबब नहीं बने. ठीक है. मैं तो इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी. जो डॉक्टर धीरेन ने बोला कि बच्चे रायता फैलाते हैं, मतलब दे स्प्रेड इट आउट. सो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों ने देखी इस बारी, कि हर एक पेरेंट का फोन आता था कि मैडम हमारे घर में 2 लोग पॉजिटिव हो गए, तो मैंने अपने बच्चों को अपनी मम्मी के घर भेज दिया. हाँ जी. अब ये सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं. ओके, हम्म ये सबसे गलत काम करते हैं, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि आपके बच्चे को केवल 15 मिनट का कांटेक्ट चाहिए एक पॉजिटिव पेशेंट के साथ टू बिकम to get the infection. एग्जैक्टली Okay, एग्जैक्टली. and most of the children are asymptomatic, but they can be carriers and they can transfer that infection to the elderly grandparents. So राइट. this should not be done. आप अपने बच्चे को अपने पास रखिए. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या अपने एल्डरली गार्जियंस को रिस्क में मत डालिए. सो वो मैम बच्चों को लेते हैं और in बच्चों my को दूसरे practice, घर भेज देते हैं और इस तरह से ट्रांसमिशन और बढ़ता जाता है. right, I have seen such cases where the grandfather was absolutely fine,
बट क्योंकि वो अपने उनके दूसरे बेटे को हुआ, एक पहले बेटे को नहीं हुआ, दूसरे बेटे को हुआ, तो बच्चों को उस घर से अपने घर में ले आए और तो आपको ये समझ, उनको इनफैक्ट 3 से 4 ओपीडीज दिन में भी, मैक्सिमम, 5 days में ही वाज नो मोर। या तो ओपीडीज में भी हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आई डू नॉट नो डॉक्टर धीरेन का क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, बट जैसे in my clinic I only do vaccination in the clinic, I do not do any checkups. For any checkup I call them to the hospital. So when they come with their child, उनको ये बात नहीं समझ में आती है कि शायद मेरा बच्चा भी डॉक्टर को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। They can't realize कि 1 साल का या 2 साल का बच्चा किसी को क्या परेशान कर सकता है। So वो उनको बताना पड़ता है कि बेटा बच्चे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, बच्चे सबको इन्फेक्शन दे सकते हैं, इनफैक्ट बच्चे बहुत बड़ा ग्रुप बनाते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स का। सो उनको ये बात थोड़ी सी कई बार बुरी लगती है जब हम कहते हैं कि वैक्सीन लग गया, आप बच्चे को बाहर छोड़ाइए, आपने जो बात करनी है आप वहां खड़े होकर मेरे से बात कर लीजिए। सो उनको ये बात थोड़ी सी हर्ट लगती है कि बच्चे को बाहर जाने के लिए क्यों बोला। बट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चा जब जोर से रोता है तो कितना एरोसोल स्प्रे करता है, रूम में कितना एरोसोल आता है, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है तो वो कितना ट्रांसमिट करेगा। बच्चे ने मास्क तो नहीं लगाया होगा, हम कहते भी नहीं मास्क लगाने के लिए। तो ये बात समझना जरूरी है कि बच्चे आर अ सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। राइट, ठीक है। नहीं बिल्कुल तो, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, तो मैं इसमें 1-2 क्वेश्चंस बस और करूंगा व्हेन एंड ऑफ द सेशन, कि डाइट का क्या रोल है इस ऐसे में इम्यूनिटी को रेज करने के लिए, और हम क्या चीजों का ध्यान रखें डाइट के अंदर कि बच्चों की इम्यूनिटी, बच्चों की डिजीज रेजिस्टेंस पावर को हम लोग रेज कर सकें, सो दैट जी डॉक्टर निश्चल, लेट बी वेरी प्रैग्मेटिक। आप डाइट दो, बता लेगा क्या? नहीं देगा, ठीक है ना। आप जो है, मैं 90% पॉपुलेशन की यही प्रॉब्लम होती है कि वो डाइट जो पेरेंट्स रिकमेंड करते हैं, आप उनको बड़ी अच्छी चीजें बोल के भी यहाँ पे इस फॉर्म में दो कि हरी सब्जियां खिलाओ और ये पिलाओ, वो पिलाओ। मेरा बस एक ही चीज है, फैटी फूड, ओबेसिटी को अवॉइड करें, बाकी बैलेंस डाइट लें। आपका 90% जॉब आपकी खत्म हो गई। आप ओबेसिटी प्रिवेंट कर लें इस स्टेज पे, जंक फूड को अवॉइड कर लें जितना आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आप एक वीक में 1 दिन अलाउ आपको करना पड़ेगा। लेट बी वेरी प्रेग्नेटिक, आपके बच्चे होंगे, आप मतलब वो मानेंगे ही नहीं कि, और आपने पहले ही बोला कि इस टाइम जब खाली टाइम होता है तो काफी सारी चीजें बन रही होती हैं, और मैं और आप तक अट्रैक्ट हो जाते हैं जब पकोड़े, बरसात हो पकोड़े, मतलब आई मीन टू से। तो हमें बच्चों के लिए भी उतना ही प्रेग्मेटिक होना पड़ेगा इस समय। 2 चीजें, जितना कम से कम जंक फूड लें, ओबेसिटी अवॉइड कर लें किसी तरीके से, एक बैलेंस डाइट ले लें। बैलेंस डाइट का मतलब है एक्चुअल में अगर हम नॉर्मल खाना किसी को खिलाएं, उसको सब मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है आपको, विटामिन्स भी मिल जाते हैं, मिनरल्स भी मिल जाते हैं। आपको स्पेसिफिकली उसको मटर खिलाने की जरूरत नहीं है कि आज 1 पाव मटर खा तू बैठ के। व्हाट माय पॉइंट? सो अगर हम इन जनरल ओबेसिटी प्रिवेंट कर लें, आई थिंक हमारा 90% जॉब कम हो जाएगा। तो डॉक्टर शिखा, मैं तो ये कहती हूँ जो सात्विक भोजन होता है, ओके, सात्विक भोजन होता है, राइट। डॉक्टर धीरेन इज एसेंशियली नॉन वेजिटेरियन, आई एम एसेंशियली अ वेजिटेरियन, सो दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। ओके, आई मीन घर में जो आपके खाना बन रहा है आप कुछ भी खिला सकते, आप घर में पकौड़े बना दो, आप घर में पिज्जा बना दो, आप घर में बर्गर बना दो, वंस इन अ वाइल, नॉट एवरी डे। फ्रेश बनेगा, फ्रेश फ्रॉम स्क्रैच बनेगा, फ्रेश बनेगा। और दूसरी बात यह है कि बाहर के खाने से अगर बच्चे को लूज मोशंस हो गए, फीवर आ गया कोविड टाइम्स में, तो सबसे पहले दिमाग में जाएगा कि इसको कोविड तो नहीं है, कोविड हो गया। हाँ, सो कम से कम बाकी इन्फेक्शंस को अवॉइड करो। ओके, ट्राई नॉट टू गेट सिक। अगर आप बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। सही बात है। एक मिनट डॉक्टर शिखा सुनो, एक बात तो सुनो। वैसे मैं कह रहा हूँ कि चिकन भी बहुत सात्विक होता है, घर पे बनाए, घर पे बनाया हुआ। मैम, इसमें एक चीज पूछूंगा, जैसे बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है, चॉकलेट्स की क्रेविंग्स हैं, या और आजकल तो जैसे बच्चों को जो इंग्लिश, जो मैं कहूंगा, या यूरोपियन जो स्वीट डिशेस होती हैं कि बेगल्स, वॉफल्स, डोनट्स, मतलब हमें तो छोटे थे, हमें तो पता नहीं था, हमें तो जलेबी रसगुल्ले पता थे, पर बच्चों को वो तो बच्चे नहीं खाते हैं, पर ये जो प्रोसेस, हाईली प्रोसेस चीजें बच्चे वो खाते हैं।
तो उनसे बच्चों को कैसे रोके, क्योंकि पेरेंट्स आजकल मैंने देखा है वो चॉकलेट पाइस के डब्बे घरों पे लाके रखते हैं और रोज बच्चे को कोई सिंपल सी एज अ बात है। रूल एक दो खिलाते हैं। नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, एज डॉक्टर धीरेन सेड इट अर्लियर आल्सो फॉर द मास्क थिंग, you always have to remember that two little eyes and two little feet follow you wherever you go, whatever you do. So अगर राइट आपके घर में आपके पेरेंट्स एक सर्टेन बिहेवियर करते हैं तो डू नॉट एक्सपेक्ट द चिल्ड्रन नॉट टू डू इट। राइट ओके, अगर आपके घर में ये प्रिंसिपल है कि जब किसी को गुस्सा आता है तो दरवाजा जोर से बैंग किया जाता है, तो वो 4 साल का बच्चा ये समझता है कि जब गुस्सा आता है तो दरवाजे को बैंग करना होता है। So first and foremost, you have to decide your own behavior. Once you become a parent, you have to be very, very careful about your own behavior because you have to understand your children are watching you. राइट Okay, and children learn more by watching you than by being told what is to be done and what is not to be done. दूसरी बात है राइट कि ये बर्गर्स खिलाने, ये जो वॉफल्स खिलाने की, चॉकलेट्स की, बच्चे तो अभी पैसे नहीं कमा रहे ना, पैसे नहीं तो आ माँ रहा, बाप ही राइट। खर्च कर रहे हैं, उनके पास तो पैसे नहीं है। सो अगर माँ बाप लेके आ रहे हैं घर में तो बच्चे खाएंगे। बच्चे अगर माँ खाएंगे, बाप कहते कि भैया पैसे नहीं है, नहीं आएगा घर में, ये नहीं आएगा होगा तो एक क्या। संडे को आएगा, सो अपने आप हाँ, बच्चे नहीं खाएंगे। सो अपना डोंट बच्चे ब्लेम द नहीं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर नॉट टू बी राइट। ब्लेम्ड, आई फाइंड देम द मोस्ट innocent people and I tell my parents, कच्ची मिट्टी का घड़ा है, जैसे बाल लोगे पल जाएगा। मैम वही So बात, you जब have पेरेंट्स to आते define हैं, your own behavior when you are राइट, raising up children. डॉक्टर निश्चल किस पेरेंट को नहीं अच्छा लगता बर्गर खाना, मेरे को बताओ जरा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मेरे को आके कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा ना सिर्फ मैगी खाता है, रोटी नहीं खाता, दिन में 3 बार मैगी खिला लो। मैं कहा जी जब पैदा हुआ था तो इसने मैगी खाई थी या इसने दूध पिया था? कहते जी दूध पिया था। मैं तो मैगी किसने खिलाई? इसे तो बच्चे को पता ही नहीं था मैगी क्या है। आपका स्वाद था, यू लाइक्ड मैगी, दैट्स व्हाई यू इंट्रोड्यूस मैगी टू योर चाइल्ड, and since it has got those flavors which actually activate the brain and attract the child towards, the palate is attracted towards that particular food, तो बच्चा अट्रैक्ट होगा ही होगा। आप अगर उसे मैगी नहीं खिलाते अपने स्वाद के चक्कर में तो बच्चा मैगी कभी नहीं खाता। अगर आप भी रोज रोटी सब्जी खा रहे होते और पूरे चाव से उसको खिलाते तो वो भी वही स्वाद डेवलप करता, मैगी का टेस्ट कभी डेवलप करता ही नहीं। देखो डॉक्टर निश्चल, अब मान के चलो आज कोई पेरेंट कहता है कि सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अब जो हो गया सो हो गया, अब तो बता दो क्या करूँ। एक ही तरीका है, वो पैसे जाके बाहर, पैसे तो आपने ही देने हैं, राइट, ठीक है ना। और वो चीजें आप घर पे ना लाओ तो बेस्ट वो है। और घर पे और दो तो उसको एक लिमिट में बांध दो। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा रूल्स लगा देते हैं ना, तो एक भी रूल नहीं फॉलो होता। अगर मैं हाँ जी, आपके ऊपर 10 रूल लगा दूं तो आप एक भी नहीं फॉलो करोगे, ठीक है। जब आप उसको प्यार से कि 7 मेरी बातें मान ले, 3 तेरी मैं मान लूंगा, तो एक बीच वाला रास्ता निकल सकता है। हाँ जी, तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल, हिसाब से Everything अगर आप बहुत should be ज्यादा moderation. रूल लगा दो, बहुत ज्यादा रूल लगा दो, तो क्या होता है, डिफाइंट हो जाते हैं लोग, आपकी एक भी नहीं चलेगी। फिर अब बैठे रहो कुछ भी करके। आजकल बच्चों को आसान थोड़ी है, 15 साल 16 साल का बच्चा है, वो तो खुद स्विगी पे ऑर्डर कर देगा, आपके बाहर आ जाएगा देने के लिए। राइट, सो थिंग्स आर नॉट वेरी सिंपल। राइट, सो आप उसको कहो कि चल साथ में बैठ के खाएंगे, हफ्ते में हम एक दिन अलाउड है, आप अपनी ओबेसिटी प्रिवेंट कर लो। और बाहर के खाने में भी आप उसको चलो कह दो कि ये वाला बेटर है इनमें से, एंड ये वाला मंगवा लेते हैं, और साथ में उसके साथ उसका फ्रेंड बन जाओ, तो मेरे को लगता है कि शायद हमारा काम निकल जाए। हर चीज को आप एंटागोनाइज करोगे तो फिर डिफाइंड बिहेवियर हो जाएगा, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। राइट, और राइट, राइट, अगर बच्चा ये कहता है कि आज ये बना है और मुझे ये नहीं खाना और मुझे यही खाना है, तो आप बोलिए कि बेटा आज तो जो बना है खा लो, कल आपको जो ये चाहिए, मेरे को राजमा चावल ही खाने हैं अभी, सो यू जस्ट टेल कि बेटा अभी तो आज तो बना है, राजमा इतनी जल्दी नहीं बन सकती, बट प्रॉमिस टुमारो आई विल मेक राजमा चावल फॉर यू, और अगले दिन आप अपनी प्रॉमिस को पूरा करिए। उसको So पूरा करें। it is, as Dr. Dhiren says, we cannot rule them, we cannot dominate them. We have to be parents and we have to be friends and we we have have to to be be a parents and combination of friends. everything. Yeah. रोल सब चेंज हो गए हैं, नए रोल्स आ गए हैं। सोशल मीडिया के जमाने में तो कहूंगा कि रोल्स बहुत डाइवर्स हो गए हैं पेरेंट के, कि फ्रेंड भी बनना है, और मतलब पेरेंट तो हैं बट फ्रेंड बनना बहुत जरूरी हो गया है ऐसे में। ठीक है, मैं अब हम आपको एक चलते एग्जांपल हुए देता हूँ डॉक्टर निश्चल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल बहुत ही अपनी फैमिली, अपना ही पर्सनल बताता हूँ। माय सन इज इन एमबीबीएस, अभी सेकंड ईयर में है। डन। सो वी आल्सो हैड स्केयर कि ये जाएगा तो वहाँ ड्रग्स की आदत ना पड़ जाए, कहीं ड्रिंक ना करने लगे, ये वो सब चीजें, ये सब पेरेंट्स की होती हैं।
ठीक है। सो मैं भी कोई ड्रिंक नहीं करता हूँ, साल में कभी एक टेस्ट कर लिया, कड़वी सी लगती है, नेवर लाइक इट। तो हमने कहा कि चल भी साथ में बैठ के देख ये ड्रिंक करके तेरे को कैसा लगता है। कहता नहीं नहीं मजा नहीं आया, यू नो। उसको ओपन कर दो आप। हर एक एज में एक स्टेटस होता है, आप अपने आप को ओपन कर दो तो उसको लगेगा यस। ये नहीं तो लोगों को क्या होता है, देखो एक एज पे ना चोरी करके जो छिपा के जो मजा आता है ना, उसमें एक एंजॉयमेंट ढूंढते हैं। तो आप जितना ओवर स्ट्रिक्ट रहोगे, उसने करना तो है ही, वो चोरी छिपे करेगा। आप उसको अपने सामने करवाओ, थोड़ा सा ओपन माहौल रखो घर पे। मेरे को लगता है कि वो बेटर ऑफ रहेगा रेदर देन आप बहुत ओवर स्ट्रिक्ट बनो। मैंने एमबीबीएस स्कूलिंग टाइम में जितने बच्चे बहुत स्ट्रिक्ट माहौल में पलते देखे, वो उतने ही बिगड़ते हैं वंस दे आर आउट ऑफ द साइट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। राइट, क्योंकि वो बिल्कुल अंकुश से बाहर निकल गए। The problem is that parenting doesn't come with a rule book, you know, that ऐसे करना और ऐसे करना है। You just learn it over years with your mistakes. And I always tell most of my patients कि आपके माँ बाप ने आपको पाला था उस टाइम पे, जो उनके पास सिचुएशन थी, जो उनके पास फैसिलिटीज थी, जो उनके पास पैसे थे, दे ट्राई टू डू द बेस्ट दैट दे कुड डू। जैसे आज अपने बच्चे को आप बेस्ट देना चाहते हो, ऐसे आपके माँ बाप ने भी पूरी कोशिश की थी आपको बेस्ट देने की। So every parent tries their best and don't try to be a perfect parent. There's no definition called as a perfect parent, and nobody can be a perfect. I guess so that has to be followed. What I see that एक जनरेशन गैप था, मतलब मैं 80s 90s के कहूँ, 60s 70s के पेरेंट्स में कहूँ, तो हर आफ्टर एवरी डेकेड देयर वाज अ गैप। एक पर्टिकुलर डेकेड में कुछ चीजें थी जो अगले डेकेड में आई हैं, बिल्कुल नहीं आई। और अगर वो 20 साल 30 साल गैप हुआ तो पेरेंट्स सोचते हैं कि ये चीज हमारे बचपन में नहीं थी, तो हम अपने बच्चे को ये जरूर दें, क्योंकि हमें लेट मिली लेकिन हमारे बच्चे को शुरुआत से ही मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर निश्चल जी, याद है, आप ऐसे को डिवाइड कर लो, पहले चश्मा था, फिर स्पेक्टिकल आया, फिर गॉगल्स आए, और अब क्या है, शेड्स आए। तो ये जनरेशन गैप है। चीज वही थी पर वो नाम बदल गए या उसकी फॉर्म बदल गई थोड़ी सी। अभी आप बोलो मैं चश्मा लगा रहा हूँ तो आपके बच्चे हंसने लगेंगे, कहेंगे क्या पता। चश्मा लगा रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत इंसाइटफुल रहा। आई गेस व्यूअर्स भी, क्योंकि हमें कमेंट्स भी आ रहे हैं ऑन लाइव ऑन फेसबुक, हम ये सोचते हैं कि पेरेंट्स विल बी कमिंग आउट विद क्वेश्चंस, और पेरेंट्स आर एक्चुअली कमिंग आउट विद कमेंट्स दैट दे आर रियली लाइकिंग द सेशन। वी लुक फॉरवर्ड, हम आगे और कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर वी कोलैबोरेट एंड वी डू सेशंस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर शिखा, थैंक यू डॉक्टर दिव्यांश, थैंक यू डॉक्टर निश्चल, थैंक यू। सॉरी मेरी वजह से डिले हो गया, सॉरी।